आप जगह दे दो, पीछे बहुत सारे लोग यहाँ से हटाना पड़ेगा। बैठ जाओ, बैठ से कर लो। अभी साथियों से गुजारिश है कि बैठ जाए। तो नीचे बैठ जाओ, बैठ फिट नाच के लेडी बहुत है पीछे, लेडी बहुत है साइड में। साइड हो जाओ, आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव, पूर्व में रहे मंत्री श्री शांत सिंह राणा जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, मान और सम्मान के योग समैन गांव के आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से स्वर्गीय शहीद शमशेर सिंह जी को नमन करता हूं। और मेरे से पूर्व जो साथी बोल रहे थे, उन सब साथियों ने बड़े विस्तार से आपके बीच में आज देश और प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं उनके ऊपर बहुत खुल करके चर्चा करी। विशेष रूप से पिछले 2.5 महीने से लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के बारे में जिक्र किया। किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना जब हमारे देश में आया था, जब ये कोरोना की बीमारी से देश में आई, जब ये पूरी दुनिया में थी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, इन मुल्कों के अंदर इस तरह से इस महामारी का जोर था कि रोजाना हजारों की संख्या में लोग इस बीमारी से पीड़ित होकर के मर रहे थे। हमारे देश में तो 500-700 केस बड़ी मुश्किल से थे। उसी दौरान देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया, और लॉकडाउन लगा था तो लोगों में एक डर का माहौल पैदा कर दिया। आम आदमी जो कहीं 4 लोग इकट्ठे होकर के हुक्का पी करके अपना टाइम पास करते थे, उन्होंने हुक्का पीना छोड़ दिया। जो कोई ताश खेल करके टाइम पास करते थे, उन्होंने ताश फेंक दी थी। हर गांव के अंदर पहरा लग गया था, गांव का व्यक्ति बाहर नहीं जा रहा था, सड़कें सूनी थी, कोई साधन नहीं चल रहा था, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, स्कूल बंद हो गए थे, कॉलेज बंद हो गए थे। हर आदमी इस बात को लेकर के चिंता कर रहा था कि पता नहीं क्या होगा देश में। अगर टेलीविजन खोल लेते थे, उसकी खबर सुन के भी डर लगता था, टेलीविजन का चैनल बदल लेते थे, क्योंकि हर जगह बात ही कोरोना की थी। देश के अंदर ऐसे हालात हो गए थे कि अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने बयान देने शुरू कर दिए थे कि अगर ये कोरोना की महामारी इसी तरह से चलती रही, अगर इसी तरह से लॉकडाउन लगा रहा, तो फिर कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। इसी तरीके से लॉकडाउन हटे, फैक्ट्रियां चालू हो ताकि कोई पैसा आना शुरू। उस वक्त देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी,
साथियों, इस देश की आर्थिक स्थिति को किसी ने फिर से मजबूत किया, इस देश को अगर किसी ने बचाया, ना तो किसी इंडस्ट्री से पैसा आया, ना किसी और साधन से इस मुल्क के अंदर मजबूती आ सकती थी। इस देश को सिर्फ और सिर्फ बचाने वाला किसान था। किसान ने तो कोरोना की भी परवाह नहीं की। उसने तो जब कोरोना आई थी उस वक्त में गर्मी थी, 50 डिग्री टेम्परेचर था। किसान घर में बैठने के बजाय उस 50 डिग्री के टेम्परेचर में अपने खेत में गया, दिन रात मेहनत करी, मेहनत करके खेत के अंदर फसल का उत्पादन बढ़ा करके इस देश को फिर से आत्मनिर्भर बना दिया। इस देश की आर्थिक स्थिति जो कमजोर हो गई थी उसको फिर मजबूत कर दिया। पूरे देश के अखबारों में जब लॉकडाउन हटा था तो ये बात कही गई थी, देश के प्रधानमंत्री ने अन्नदाता का इस बात के लिए शुक्रिया किया कि अगर इस देश के अंदर आज किसान ना होता तो भारतवर्ष जो है आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता। उसने इस बात के लिए आभार व्यक्त किया था किसान का कि मैं किसान का आभारी हूं कि उसने इस कोरोना की महामारी में भी दिन रात मेहनत करके इस देश को कर्ज से डूबने से बचाने का काम किया। जहां एक तरफ तो किसान के आभार व्यक्त कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी लॉकडाउन के दौरान कैसे किसान को उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, कैसे उसको उसकी जमीन बेचने पे मजबूर किया जाए, कैसे वो जमीन जो है कॉर्पोरेट हाउस के हाथों में चली जाए, अंबानी अडानी उसके मालिक बन जाए, इसकी योजना बना दी। मेरे से पहले ये जिक्र किया था कि अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश तभी लेकर के आया जाता है जब कोई इमरजेंसी। अगर कोई भी कानून देश में बनता है, कानून बनाने से पहले लोकसभा में, राज्यसभा में उसके ऊपर चर्चा होती है। उस बिल को लेकर के लोकसभा में पेश किया जाता है और फिर उस पर चर्चा होती है विस्तार से। अगर चर्चा के दौरान बिल पास होने में कोई अड़चन आती है तो फिर उस बिल को ठीक करने के लिए एक कमेटी बड़ी होती है लोकसभा में, उसके पास भेज दिया जाता है। अगर ये बिल लेकर के आते हैं तो इनको इस बात का डर था कि तुम्हारा बिल पास नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुम्हें तुम्हारी पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए साथियों अध्यादेश लाए। अध्यादेश का मतलब है कि देश में कोई संकट आ जाए बहुत बड़ा, कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर अटैक कर दे, कोई आर्थिक संकट आ जाए देश में, या कोई और किसी तरह की इमरजेंसी हो, तो फिर तुरंत अध्यादेश लाकर के राष्ट्रपति से साइन करा के उसको लागू कर दिया जाता है। लेकिन इन्होंने अध्यादेश लाकर के केवल उन 2 घरानों को कैसे लाभ मिले उसके लिए राष्ट्रपति से पहले साइन करवा लिया। ये योजना आज नहीं बनी, ये योजना बहुत दिन से बनी हुई थी। हमारे प्रदेश के अंदर अडानी ने 500 एकड़ जमीन खरीद करके अपने गोदाम बनाने के लिए, अपने शैलो बनाने के लिए हरियाणा प्रदेश की सरकार के पास उसका लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करता था। 2 साल हो गए थे उसको, 2 साल में कोई लाइसेंस नहीं मिला। जब ये लॉकडाउन चल रहा था, इस लॉकडाउन में जब ये पता था कि कोई खबर अखबार में नहीं छपेगी, अखबार में कोई पढ़ेगा नहीं, अखबार को हाथ नहीं लगाते थे, लोग डरते थे पता नहीं इसमें कोरोना ना हो। रेडियो टेलीविजन वाले लोग जो थे वो किसी से जाकर के खबर नहीं लेते थे, केवल कोरोना होती थी। 5 मई
तो इस कोरोना की आड़ के अंदर, इस कोरोना की बीमारी में, महामारी में, मुख्यमंत्री ने 500 एकड़ का लाइसेंस देने का काम किया और जैसे लाइसेंस दिया साथ के साथ उन पे काम शुरू हो गया। ये पहले से तय था कि किसान को उसकी जमीन से बेदखल करने के लिए बड़ी कंपनियों को आगे लेकर के आए। ये जो कानून बनाए, इससे साथियों आने वाले समय में अगर ये यूपी लागू रह गए तो मेरे से पहले बताने वाले साथियों ने आपको खुल के बताया था कि कानून क्या चीज है। सबसे बड़ा जो कानून के अंदर इन्होंने बदलाव किया है, सन 1965 में हमारे देश में कानून बना था कृषि को लेकर के, किसान को कैसे फायदा हो उसके लेकर। 1965 से पहले कोई एमएसपी नहीं थी। सन 1965 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। हमारा चाइना के साथ विवाद हुआ था, हम उस लड़ाई को हार गए थे, उससे हमें आर्थिक रूप से भी कमजोर होना पड़ा। जहां हमारे पास आर्थिक दिक्कत आई, वहीं उस साल के अंदर हमारे पास जो है अन्न की भी कमी हो गई थी। अन्न और धन दोनों कम हो गए थे, देश जो है पिछड़ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि कहीं कोई इस देश में फिर से आकर के काबिज ना हो जाए। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा उस वक्त दिया। उसने देश के लोगों से अपील करी, अगर आप चाहते हो कि इस देश के ऊपर कल कोई और काबिज ना हो तो इसके लिए जो आज धन की कमी है उसको पूरा करने के लिए हरियाणा, इस देश का हर नागरिक हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखने का काम है। लोगों ने सोमवार के दिन का व्रत रखना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ माताओं और बहनों ने अपने हाथ के कंगन निकाल करके, कानों की बालियां निकाल करके, गले से मंगलसूत्र निकाल करके इस देश को आर्थिक रूप से तोड़ना सके, बड़ी मजबूत करने के लिए माताओं और बहनों ने अपना सब कुछ न्यौछावर देश में किया। तब जाकर के देश का दोबारा आत्मनिर्भर बना। तब देश के प्रधानमंत्री ने ये मान लिया था कि अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो केवल किसान बचा सकता है। किसान को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए ताकि देश कभी कमजोर ना हो। इसके लिए एमएसपी लागू करी गई थी, एमएसपी का कानून बनाया गया। जहां एमएसपी बनाई उसी साल में मंडियां भी बनाई गई थी। अब हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है मंडियां कैसे खत्म हो इसके लिए कानून लेकर के आए। कैसे किसान की फसल को चंद देश के बड़े लोग जो हैं उसको खरीद करके अपने गोदाम के अंदर रख ले और गोदाम में रखने के बाद जब बाजार में उसकी तंगी आए तो थोड़ा थोड़ा निकाल करके सस्ता लिया हुआ माल महंगे में बेच करके अपनी जेब भरे। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह के कानून बना दिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी फसल कहीं ले जाकर के बेच सके। इसके लिए बीच का दलाल खत्म कर दे। दलाल का किसको जो आड़तिया था उसको दलाल बना दिया। आड़ती के बिना किसान जो जिंदा रह नहीं सकते। आज अगर मान लो समेण गांव का कोई किसान अपनी फसल लेकर के उकलाना में जाता है, टोहाना में जाता है, तो किसी न किसी दुकान पे जाकर के ढेरी करेगा। और जिसकी दुकान पे ले जाकर के अपनी फसल की ढेरी करेगा उसको उस दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति जो उसका आड़तिया है उसके ऊपर इतना बड़ा भरोसा होगा कि मैं मेरी फसल इसकी दुकान पे ढेरी कर रहा हूं, ये मुझे इसका भाव भी अच्छा दिलाएगा और मेरे पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहते हैं नहीं रहते हैं पैसे आड़तिए के पास। घर में किसी किस्म की बीमारी आ जाए, बच्चे की शादी करनी हो, परमात्मा ना करे तो बड़ा बुजुर्ग चला जाए, समाज में कैसे आदमी अपने आप को जिंदा रखे उसके लिए ना रिश्तेदार पे जाता ना किसी भाईचारे में खड़ा हो।
आड़तिए के जाकर के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और उसको कहता है मेरी इज्जत का सवाल है, इतने पैसे चाहिए। और आड़तिया आधी रात को अपनी तिजोरी खोल करके पैसे दे देता है, जा ले जा। वो अपना काम चला लेता है। उस आड़तिए को कैसे खत्म किया जाए ताकि वो उसका संबंध नहीं रहेगा, तो फिर किसान को अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी और उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। इसके लिए बिचौलिया कह करके आपके संबंध आड़ती के साथ खत्म करना चाहते हैं। आपकी फसल जो है पहले तो सरकारी गोदाम में जाती थी, प्राइवेट कोई भी व्यक्ति अपने गोदाम में अगर कोई फसल रख लेगा, भर लेगा, तो अपनी मनमर्जी से रेट लगा के बेचेगा कि नहीं बेचेगा। दूर मत जाओ, मैं आपको ताजा उदाहरण बताता हूं। आज तो प्याज की फसल आई हुई है और प्याज और आलू दोनों जो है, आलू की तो ऐसी हालत होती थी मंडियों में कि कोई खरीदने वाला नहीं होता, मंडी में फेंक के आना पड़ता था। प्याज भी गांव के अंदर ट्रालियों में भर करके फेरी लगा करके लोग बेचते थे, कहते 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए किलो ले लो। अब की बात हुई, ट्रैली वाला आया कि गांव में कोई देखा नहीं है, कहता बेचता हूं। इसलिए नहीं आया कि प्याज सबसे ज्यादा नासिक में होता है। अब की बार 20 लाख मैट्रिक टन प्याज ज्यादा था। उम्मीद तो ये थी कि फसल प्याज की ज्यादा है, इस करके अब की बार सस्ते में प्याज मिलेगा। लेकिन प्याज के दाम आज भी बाजार में जाओ, जाकर के खरीदो, 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। क्योंकि वो सारा का सारा प्याज जो है अडानी ने खरीद लिया, उसने खरीद करके उसको स्टॉक कर दिया और मर्जी के भाव लगा करके थोड़ा थोड़ा करके गांव में बेमंडियों में निकालता है, कमाई कर रहा है। अगर ये कानून ना बना होता तो पहले जब प्याज महंगा हो जाता था, सरकार जो है जाकर के गोदामों पे छापे मारती थी, जो काला बाजारी करते थे उनके ऊपर मुकदमे बनाती थी, किसान को सस्ता प्याज देती थी, आम आदमी को सस्ता मिलता था। महंगाई नहीं बढ़ेगी, जमीन भी बिकेगी। इसके लिए साथियों लगातार किसान जो है देश के प्रधानमंत्री को ये कहने के लिए लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं कि आपने जो कानून बनाए ये हमारे लिए सबसे बड़ी संकट की बात है, आप अपने कानून वापस लो। हैरानी है, पहले हम लोग जो है बॉर्डर की बात आती थी तो फिर हमारे इलाके के नजदीक लगता हुआ फाजिल्का का एरिया था, वहां पे एक बॉर्डर था पाकिस्तान का, उसको देखने जाते थे, विद्रोह बॉर्डर देख करके आते हैं, या फिर बाघा के बॉर्डर पे जाते हैं लोग देखने के लिए पाकिस्तान का। आजकल बॉर्डर देखने जाते हैं सिंगू का, बॉर्डर देखने जाते हैं गाजीपुर का, टीकरी का। इस तरह से बाड़े लगा दी, इस तरह से दीवारें चिड़ दी, इस तरह से तारबंदी कर दी, जैसे पंजाब और हरियाणा के लोग जो इस हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। आज जो वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति है जिसकी उम्र 5 वर्ष से 85 वर्ष तक की है, उसको और ज्यादा कैसे परेशान किया जाए, इसके लिए देश का प्रधानमंत्री आज भी कहता है कि जो कानून मैंने बनाए हैं वो किसान के लिए फायदेमंद है। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान के लिए फायदेमंद है, अगर फायदेमंद होते हैं तो फिर देश के जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करते वक्त ये नहीं कहती कि 1.5 वर्ष के लिए इस कानून को यूं करते और रोक दिया जाए। फिर तो वो भी मोहर लगा देते, कह देते कानून बिल्कुल सही है जो इन्होंने बनाए हैं, ये कानून इस देश में लागू होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि 1.5 वर्ष तक रोक लगा करके नए सिरे से इस पर सुनवाई कर लेते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके जो वकील है, जो उसमें मेंबर है, जो चेयरमैन है, जो उसके और पदाधिकारी है,
उन सब ने आकर के सिंघू के बॉर्डर के ऊपर इस बात को लेकर के समर्थन किया था कि तुम जिस लड़ाई को लड़ रहे हो तुम्हारी मांग जायज है, कानून गलत बनाएंगे। अनेक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों ने इन कानूनों को गलत ठहरा करके किसान आंदोलन का समर्थन करने का काम किया। अनेक IAS IPS रिटायर्ड जो अफसर है उन्होंने समर्थन किया। इस दुनिया के जितने विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, चाहे वो यूरोप के मुल्क है, उन सब ने भी इस किसान आंदोलन का समर्थन करने का काम किया। यहां तक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि किसान जिस आंदोलन को लेकर के, जिस बात को लेकर के आज आंदोलन कर रहा है, आपको उनकी बात को सुनकर के उनके साथ न्याय करना चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कनाडा दखल ना करे। अकेला कनाडा नहीं, दुनिया के कम से कम 800 से ज्यादा ऐसे मुल्क है जहाँ किसान आंदोलन को लेकर के जहां जहां भारतीय बसे हुए उन्होंने अपने अपने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और जितने अपने वहां पे बाहर एम्बेसी खुली है उनके बाद जाकर के प्रदर्शन करके मेमोरेंडम हमारे देश के प्रधानमंत्री को भिजवाया। आप चाहते हो कि आंदोलन और मजबूत हो, तो मैंने नाम तो हमेशा जब कभी भी किसान की अनदेखी हुई है, आपने तो बहुत मजबूती के साथ कन्नड़ी ने, स्मैन ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। अब भी मेरी ख्याल इस काम में बड़ी संख्या में लोग जो है टीकरी पे बैठे होंगे, महिलाएं भी गई होंगी। कितने? 300 महिलाएं थी। अब चाहते हो कि और मजबूत हो तो इसका एक तरीका बनाना पड़ेगा। ये आंदोलन ये ना मान लेना कि महीने 20 दिन में खत्म हो जाएगा। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो जर्मनी के हिटलर को भी पीछे छोड़ना चाहता है। जैसे हिटलर अपनी बात के ऊपर, अपने फैसले पे तानाशाह तरीके से खड़ा हो जाता था, जिसने पूरे जर्मन को बर्बाद कर दिया था। मोदी जी भी चाहते हैं ये देश बर्बाद हो जाए। लगातार इस किस्म के कानून बनाए हैं जिससे देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी होती है कि देश के अंदर देश को मजबूत बनाने के लिए आम लोगों को रोजगार दो। ऐसे फैसले जो जिससे दुश्मन देश को डर लगे, हमारे देश के अंदर हमारी ताकत बढ़े। किसने तो रेलवे बेच दी, किसने बैंक बेच दिए, इसने जो है रेल एक कंपनी थी वो भी बेच दी, सेल की एक कंपनी थी वो भी बेच दी, इसने हवाई अड्डे बेच दिए। जहां जहां भी कमाई का कोई साधन था तो सारा प्राइवेट हाथों को दे दिया। अब इसकी निगाह तुम्हारी जमीन पे है, ये तुम्हारी जमीन भी बिकवाना चाहता है। इसलिए ये कानून कोई महीने 20 दिन चलने वाला नहीं, ये कानून लंबा चलेगा, ये आंदोलन लंबा चलेगा। और इस लंबी लड़ाई के लिए आपको कमेटी बनानी चाहिए गांव में। कमेटी बना करके ड्यूटियां बांट देनी चाहिए कि हमारे गांव के ये 50 लड़के, ये 50 औरतें जाएंगे जो 15 दिन रह करके आएंगे। अगले 15 दिन के लिए और दूसरा ग्रुप तैयार करो, और अगले 15 दिन के लिए और अगला ग्रुप तैयार। ग्रुप बना करके लोगों की जिम्मेवारी लगाओ ताकि आंदोलन कमजोर ना पड़ सके और ये आंदोलन मजबूत हो सके। मेरे इस्तीफे का बारी बारी जिक्र किया जा रहा था। मैंने इस्तीफा देके किसी पे कोई एहसान नहीं किया है।
मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था, जब विधानसभा का पिछला हमारा सेशन चल रहा था, उस सेशन के अंदर इन किसान के बिलों को लेकर के चर्चा होनी थी। जिम्मेवारी विपक्ष की होती है। जब सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि वो सरकार को आईना दिखाने के लिए उसके खिलाफ काम रोको प्रस्ताव लेकर के आए। वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। जिम्मेवारी विपक्ष की होती है कि सरकार के खिलाफ कालीन अटेंशन मोशन लेकर उन पर चर्चा करें। लेकिन विपक्ष की हालत हरियाणा में आज ऐसी है कि अखबारों में तो हम बयान दे देते हैं कि हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जब लड़ाई का समय आता है तो फिर पीठ दिखा करके हाउस से बाहर निकल जाते हैं। हमारा जब सेशन आया था उससे पहले जब ये किसान आंदोलन ने जोर पकड़ रखा था तो बहुत सारे ऐसे एमएलए थे जो सत्ता के साथ जुड़े हुए थे, उसमें आपके हल्के का एमएलए भी शामिल है, जो जब भी किसान उसके पास चल करके गए या वो किसानों के बीच में गया, मैंने उसके अनेक वीडियो देखे थे, उसने यही कहा था कि मैं किसानों के साथ हूं और जब मौका आएगा किसान की बात करने का तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। लोगों ने जब इस्तीफे की बात करी, उसने कहा कि समय आएगा तो इस्तीफा भी दूंगा। नहीं कहा, बोलने का मौका तो विधानसभा में मिलता है। अगर विधानसभा में खड़े होकर के हम किसान की पैरवी करेंगे तो जिसने हमें वोट दिया है, जिसने हमें विधानसभा लोकसभा भेजा है, उसको भी यह एहसास होगा कि मैंने जिसको अपना नुमाइंदा चुन करके भेजा है, तेरा जो वोट जो गया था वो सही जगह गया है, आज वो तुम्हारी लड़ाई को लड़ रहा है। अगर वो चुप होकर के बैठ जाएगा तो मतदाता भी इस बात के लिए शर्मिंदा होगा कि तेने बड़ी गलती कर दी थी। अनेक ऐसे विधायक थे जिन्होंने ये कहा था कि हम किसान के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, सेशन आया और उस सेशन के अंदर जब लड़ाई की बात आई तो विपक्ष में तो आज सबसे बड़ी पार्टी में कोई है तो कांग्रेस है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी बढ़ती थी, वो सरकार के खिलाफ अर्जन मोशन देते, कामों को प्रस्ताव देते, या जो आज रोज रट लगा करके कहता है कि मैं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा। उस वक्त किसने हाथ पकड़ रखा था, किसने रोक रखा था? अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए ना, अविश्वास प्रस्ताव ले ना कामों को प्रस्ताव दिया। जब इसको लेकर के विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसके पक्ष में प्रस्ताव लेकर के आएंगे, आप उस पर चर्चा करो। मैंने कांग्रेस के लोगों से कहा कि आप किन चरणों को बेनकाब करना चाहते हैं। अब ये सरकार जो प्रस्ताव लाएगी, हमें इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, हमें खुल करके सरकार की घेरेबंदी करनी चाहिए, हमें अपनी बात करनी चाहिए, हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ये कहकर के वॉकआउट कर दिया कि हम इस प्रस्ताव के ऊपर पहले वोटिंग कराएंगे। आज तक किसी विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा के बिना वोटिंग नहीं हुई। पहले चर्चा होती है और उसके बाद उस पर वोटिंग की जाती है। अगर पहले वोटिंग हो जाएगी तो फिर चर्चा अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं चाहते थे, केवल अखबारों में बयान देते, इसके लिए कांग्रेस दोषी है। सन 2012 के अंदर कांग्रेस की तरफ से ये बिल लाया गया और इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त विरोध किया, कांग्रेस का जो बिल उस वक्त तैयार किया था उसको ले करके लागू कर दिया।
कांग्रेस चलेगी खड़ी होकर के। बीजेपी वाले मन ही मन में राजी हो रहे थे कि अवैध सिंह अकेला देखेंगे क्या करेगा। लेकिन मुझे जब स्पीकर ने बोलने का मौका दिया, मैंने 40 मिनट लगातार इन बिलों को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। दो चार जैसे उनकी आदत है बीच में टोकने की, कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने इस तरह की कोशिश करी तो मैंने उनको इस तरह से हाउस के अंदर करारी बात कह करके ना केवल चुप कराया, बल्कि उनको एहसास कराया कि तुम अपनी जगह पे गलत। जहां साथियों बीजेपी ने आपके साथ धोखा किया, वहीं कांग्रेस ने भी पीठ दिखाई। आज इसलिए हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग केवल अखबारों तक सीमित है, जो अखबारों में कहते हैं, जब मैं वहां पे अपनी बात कर रहा था, मैंने उसी वक्त इस बात को लेकर के फैसला कर दिया था कि जिस विधानसभा के अंदर कृषि के जो गलत कानून बने उनको साबित करने के लिए वोट लगाई जा रही है, मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहूंगा। और मैंने उसी दिन पार्टी के साथियों से बातचीत करी। मैंने बातचीत करके इनसे कहा कि जहां हमें इस आंदोलन का हिस्सा बन करके लोगों के बीच में सेवा करनी, इस आंदोलन को ताकत देनी, हमने उसी दिन ये तय भी कर लिया था कि जो लोग आज सीकरी के बॉर्डर पे बैठे, जो लोग आज शंभू के बॉर्डर पे बैठे, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके बीच में बिना पार्टी का झंडा लेकर के, बिना कोई पोस्टर बैनर लेकर के, जहां पंजाब के लोगों की देखभाल करेगा, वही इस आंदोलन को मजबूत बनाने का काम करेगा। हजारों साथी इस काम में लगे हुए हैं। मैं अनेक दफा सोलम वहां जाकर के आया। जब विधानसभा के बाद हमने मीटिंग करी तो मैंने एक ही बात कही थी पार्टी के साथ में, अगले दिन लोगों ने मुझे विधानसभा में चुन करके भेजा है, कल उनका विश्वास मेरे से न उठे, इसलिए मैं एक दफा अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहूंगा। विधानसभा के क्षेत्र में लोगों से मिलकर के आया, गांव जाके आया, सब जगह खुल करके पूछ करके आया कि बताओ क्या फैसला करना चाहिए। सबने एक ही बात कही कि इस्तीफा दे दो। मैंने कहा तुम्हारे यहां बाई इलेक्शन हो जाएगा। वो कहने लगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बाई इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ी हुई है। उस हल्के में पहले भी 3 बार बाई इलेक्शन हुए, तीनों बार जब बाई इलेक्शन हुए उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को और ज्यादा मजबूत करके विधानसभा में भेजा। इसलिए मेरा जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व से बहुत से लोगों की चूड़ियां चुनने वाली है, बहुत से लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई आने वाली है। जो तुम्हारे बीच में आकर के कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, कहीं दिखते हैं क्या? कोई ब्याह शादी में भी आवाज नहीं, मेरी घर गोडन वार्ड भी नहीं आते लोग, इसलिए नहीं आते कि जैसे लोगों के बीच में जाओगे, लोग जाते कहेंगे कि ऐसी सरकार के साथ तो बैठा है जो आज किसान को मारने का बिल लेकर के आएंगे, कानून बना लेंगे, इस्तीफा मांगेंगे, इस्तीफा बेचारे दे नहीं सकते, चलो वो काम तो तुम करोगे। वो लोग कहीं ना कहीं कुर्सी के चिपके हुए, अब उनको इस बात का एहसास हो गया
कि दोबारा तुम्हारा दाव लगने वाला नहीं। मैं विधानसभा में खुद के कह कर कहा था कि जो किसान के साथ नहीं खड़ा होगा वो दोबारा इस विधानसभा का सदस्य बनना तो दूर की बात है, उसकी 3 पीढ़ी में पंचायत का मेंबर भी नहीं बन सकेगा। इनका बना दो के दोबारा तुम करो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोगों को सबक मिले तो फिर आप तो जगह जगह पे इस बात को लेकर के खापों के फैसले में गांव की पंचायत से हुई कि हमारे गांव के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति एंट्री ना करे जो इस किसान